हेलो एवरीबॉडी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है ट्रिपल सी की एक और जानदार और शानदार क्लास के अंदर। बच्चों, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिपल सी की विगत परीक्षाओं यानी पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्नों को हम क्या है यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई। पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है इसने? पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि यूएसएसडी कितनी भाषाओं का समर्थन करता है। आपको बताना है यूएसएसडी सर्विस है वो कितनी भाषाओं का यहाँ पे समर्थन करती है। तो आपको पता होगा भाई यूएसएसडी क्या है, एक पेमेंट करने का माध्यम है। यानी जीएसएम यानी जो आपके 2G 3G मोबाइल है कीपैड वाले, उनके द्वारा आप क्या है यहाँ पे पैसों का लेन देन कर सकते हो इस सर्विस के द्वारा। यूएसएसडी की फुल फॉर्म होती है अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसकी क्या है फुल फॉर्म होती है। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना है। यहां से आप मिनिमम पेमेंट कितना कर सकते हो बच्चों? मिनिमम पेमेंट यहां से आप ₹1 भेज सकते हो और यहां से मैक्सिमम पेमेंट की जो सीमा है वो ₹5000 प्रतिदिन है। कितनी है? ₹5000 प्रतिदिन है। और यूएसएसडी जो सर्विस है बच्चों वो 2012 के अंदर क्या है लॉन्च हुई थी। और इसको लॉन्च करने वाली जो संस्था थी उसका नाम है एनपीसीआई। यानी एनपीसीआई का मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे क्या है लॉन्च किया गया था। और एनपीसीआई की स्थापना कब की गई थी बच्चों? एनपीसीआई की स्थापना 2008 के अंदर की गई थी। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई यूएसएसडी सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए हमें जो कोड होता है वो कोड कौन सा होता है? वो कोड होता है बच्चों *99# के द्वारा आप क्या है इस सर्विस का कीपैड मोबाइल के अंदर आप क्या है उपयोग कर सकते हो। और यहाँ पे देखो ये एक प्रकार का डिजिटल पेमेंट्स है। अगर आपको डिजिटल पेमेंट्स पे पूरी वीडियो देखनी है, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, यूपीआई, भीम, तो मैंने क्या है पूरी की पूरी एक वीडियो बना रखी है। आप वहां पे जाके क्या है इसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलो इसको चेकआउट करने के लिए आप लाइव सेक्शन में जा सकते हो या प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप क्या है उस डिटेल वीडियो को जाके क्या है देख सकते हो, जहां पे आपको पूर्णतः वहां पे क्या है डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था यूएसएसडी कितनी भाषाओं का समर्थन करता है? तो यूएसएसडी है वो 12 भाषाओं का यहाँ पे क्या है समर्थन करता है। ये बात आपको क्या है यहाँ पे ध्यान रखनी है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि डक डक गो एक है। आपको बताना है डक डक गो क्या है भाई। ये डक डक गो क्या चीज है भैया? एक ब्राउजर है या एक सर्च इंजन है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए डक डक गो एक क्या है? सर्च इंजन है। तो यहाँ पे बी आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट होगा। और इस दुनिया का जो सबसे पहला सर्च इंजन, दुनिया का पहला सर्च इंजन कौन सा है बच्चों? दुनिया का पहला सर्च इंजन का नाम बताइए फटाफट है। देखते हैं आप में से कितने बच्चों को ये क्वेश्चन आता है। तो भैया इस दुनिया का पहला जो सर्च इंजन था उसका नाम है बच्चों आर्ची। क्या नाम है उसका? आर्ची था भैया। ये क्या था? CUI आधारित क्या था? एक सर्च इंजन है। CUI का मतलब है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे आधारित क्या है? एक सर्च इंजन है। बाद में इसके बाद में दुनिया का पहला GUI आधारित क्या है सर्च इंजन लॉन्च हुआ था। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आधारित। तो इस सर्च इंजन का नाम है बच्चों लाइकोस। क्या नाम है? लाइकोस। यानी CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। यानी इस सर्च इंजन के अंदर केवल आपको लिखी गई टेक्स्ट दिखाई देते हैं, यानी जो अक्षर आपने लिख रखे हैं केवल वही दिखाई देते हैं। जबकि GUI में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको साथ में चित्र भी दिखाई देते हैं, यानी चित्र हो गए, आइकन, फोटो, वो सभी आपको क्या है इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है कि सेल की चौड़ाई को, किसी भी सेल की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि भाई जो लिब्रे ऑफिस कैल्सी है उसके अंदर हमें क्या है सेल की चौड़ाई को बढ़ाना है, विड्थ को हमें क्या है बढ़ाना है। यहाँ पे विड्थ को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का हम इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल के साथ में हम राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं,
या एल्ट के साथ में हम राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं, या शिफ्ट के साथ में हम राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं, या ऑल ऑफ द दीज। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए जो शॉर्टकट है वो क्या होती है, वो शॉर्टकट होती है बच्चों एल्ट के साथ में। आपको क्या प्रेस करना है, एल्ट के साथ में यहाँ पे जैसे आप राइट एरो प्रेस करोगे तो उस विड्थ की है वो भाई किसी भी सेल की है वो विड्थ है वो यहाँ पे क्या है बढ़ जाती है। अगर आपको उस सेल की विड्थ को कम करना है तो कम करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे भाई, एल्ट के साथ में लेफ्ट एरो का यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपको किसी भी मान लो किसी रो है, कोई भी रो है, इस रो की हाइट को बढ़ाना है तो रो की हाइट को बढ़ाने की जो शॉर्टकट की है बच्चों वो होती है एल्ट के साथ में डाउन एरो। क्या यूज करना है आपको बच्चों, एल्ट के साथ में जब आप डाउन एरो प्रेस करोगे तो क्या होगा, किसी भी रो की हाइट बढ़ जाती है। और इस रो की हाइट को कम करने के लिए, रो की हाइट को कम करने के लिए हम एल्ट के साथ में अप एरो का क्या है इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी शॉर्टकट की आपको यहां पे क्या है याद रखनी है। आगे चलते हैं। अगला हमारा 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन इसने पूछा है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी हाइपरलिंक का मतलब है किसी भी वेबसाइट का यूआरएल यानी यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। ये क्या है, किसी वेबसाइट का यूआरएल या लिंक होता है। इसको ऐड करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल के, कंट्रोल पी, कंट्रोल जे या कंट्रोल एल। तो हाइपरलिंक के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, कंट्रोल के का इस्तेमाल करते हैं। और हाइपरलिंक के अंदर आपको यहाँ पे जो इसका डायलॉग बॉक्स होता है वहां पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। आप यहाँ पे इंटरनेट का हाइपरलिंक लगा सकते हो, किसी भी मेल का हाइपरलिंक लगा सकते हो, डॉक्यूमेंट का आप हाइपरलिंक लगा सकते हो, या आप न्यू डॉक्यूमेंट का यहाँ पे क्या है हाइपरलिंक लगा सकते हो। तो ये बात आपको क्या है याद रखनी है भैया। इतनी बातें अगर समझ में आ गई है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है कि भैया एईपीएस में आईडी और खालिस्तान की आवश्यकता होती है, यानी एईपीएस की बात कर रहा है। तो यहां पे आपको पता होगा आपको आधार कार्ड, आधार आईडी की क्या है यहां पे जरूरत पड़ती है, क्योंकि एईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, आधार अनेबल पेमेंट सर्विस होती है। क्या होती है बच्चों, आधार अनेबल पेमेंट सर्विस होती है। इसके सर्विस की स्थापना है वो एनपीसीआई द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा 2016 के अंदर एईपीएस यानी आधार अनेबल पेमेंट सर्विस की यहां पे क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और एपीएस का उद्देश्य क्या था बच्चों, एपीएस का उद्देश्य है कि भैया जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पे बैंक नहीं होती वहां पे पैसों का लेन देन आप किसके द्वारा कर सकते हो, ई मित्र में जाके आप एपीएस सर्विस के द्वारा पैसों का लेन देन कर सकते हो। इसके लिए एक तो आधार कार्ड की जरूरत होती है और एक होती है आपका बायोमेट्रिक यानी आपका हाथों की अंगुलियां के निशान हो गए, या आपका आइरिस स्कैनर हो गया, फेस स्कैनिंग हो गया। इसके द्वारा आप यहां पे क्या कर सकते हो, पैसों का लेन देन कर सकते हो। तो आप यहां पे बायोमेट्रिक दे रखा है, तो आपकी जो हाथ की अंगुलियां है, आपका अंगूठा है, इनका क्या है आप इस्तेमाल करके पैसों का लेन देन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है कि भैया हाउ टू इंसर्ट फुटर। तो आपको पता होगा भैया ये फुटर क्या होता है, यानी फुटर को इंसर्ट करने के लिए हम किस का ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। पहला ऑप्शन इसने दिया है व्यू मेन्यू के अंदर जाके फुटर लगा लेंगे, या इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमें फुट नोट और एंड नोट का इस्तेमाल करना है, या फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जाके आपको फुट नोट या एंड नोट का यहां पे इस्तेमाल करना है, या नन ऑफ द दीज। तो आपको क्या है फटाफट इसका आंसर करना है। देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं वो इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो यहां पे देखो ध्यान देना है, आप होंगे कंफ्यूज। क्या होंगे बच्चों, कंफ्यूज होंगे। और यहां से आप क्या करेंगे बच्चों, यहां से आप ये करके आओगे सी ऑप्शन करके, अगर आप आ गए ना तो आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप कहेंगे सर वो कैसे, मैंने कहा मेरी बात सुनो।
मान लो ये आपका पेज है, क्या है बच्चों, पेज, और यहां पे आप खड़े हो, क्या खड़े हो, आप खड़े हो। तो भैया ये आपका है हेड, सिर को हम इंग्लिश में कहते हैं हेड, और जो आपके पैर होते हैं उसे हम इंग्लिश में कहते हैं फुट कहते हैं, क्या कहते हैं, फुट। तो अगर मैं इसके ईआर लगा दूंगा तो बन जाएगा हेडर, और फुट के लगा दूंगा तो फुटर। यानी पेज का जो ऊपरी हिस्सा होता है वहां पे हम लगाते हैं हेडर, और जो नीचे का जो हिस्सा होता है वहां पे हम लगाते हैं फुटर, क्या लगाते हैं, फुटर। तो आपको यहां पे इसने क्वेश्चन पूछा है कि फुटर, फुटर यानी किसी पेज के नीचे जो लगाया जाता है उसे हम कहते हैं फुटर। एक होता है फुट नोट, एक होता है एंड नोट। ये क्या है, अलग चीज है भाई। फुट नोट और एंड नोट क्या है, अलग चीज होती है। एक होता है एंड नोट। तो फुट नोट क्या होता है, मान लो आपने यहां पे कोई टेक्स्ट लिख रखा है, इस टेक्स्ट की आपको क्या है, डिटेल के अंदर कोई जानकारी देनी है, तो यहां पे क्या है, आप नीचे यहां पे डिटेल के अंदर क्या है, जानकारी दे सकते हो। उसी पेज के नीचे किसी भी शब्द, किसी भी फोटो के बारे में जानकारी देने को हम क्या कहते हैं, फुट नोट कहते हैं। जबकि एंड नोट क्या होता है, यानी जो आपका डॉक्यूमेंट है, मान लो आपके उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कितनी भैया 3 पेज बना रखे हैं, तो आप किसी टेक्स्ट की जानकारी देना चाहते हो तो आप वहां पे क्या है, सबसे लास्ट वाले पेज पे क्या है, उस टेक्स्ट की जानकारी दी जाती है, उसे हम कहते हैं बच्चों एंड नोट। क्या कहते हैं, एंड नोट कहते हैं। तो यहां पे फुटर के बारे में पूछा है, और यहां पे क्या है भाई, इंसर्ट मेन्यू के अंदर ही होता है। देखो ध्यान में रखना है, जो फुट नोट, हेडर भी इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है, फुटर भी इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है, फुट नोट और एंड नोट भी कहां पे होता है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर ही होता है। ये चारों के चारों ऑप्शन वह आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर ही मिलते हैं। लेकिन यहां पे क्वेश्चन पूछा फुटर कैसे इंसर्ट करेंगे, तो आप इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाके फुट नोट और एंड नोट पे क्लिक करोगे तो यहां पे तो फुट नोट और एंड नोट लगेगा, यहां पे फुटर नहीं लगेगा। फुटर का अलग ऑप्शन होता है, फुटर, और यहां पे क्या है, हेडर और फुटर का अलग ऑप्शन होता है। तो यहां पे नन ऑफ द दीज होगा, क्या होगा बच्चों, नन ऑफ द दीज होगा। अगर आपने यहां पे बी या सी ऑप्शन कर दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। आपको यहां पे क्या है, इनमें से कोई नहीं। इनसेट मेन्यू के अंदर आपको जाके अगर यहां पे ऑप्शन मिल जाता ना ऐसे फुटर एंड हेडर, तब हम किसका इस्तेमाल कर, तब ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, राइट हो जाता भाई। अन्यथा ये हमारा क्या हो चुका है भाई, गलत हो जाएगा। यहां पे डी आंसर क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन को पहले आपको क्या है, अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में आपको क्या है, उसका उत्तर देना है। अगला इसने पूछा है भाई, एटीएम पिन में कितने डिजिट होता है। तो भैया एटीएम पिन में कितने डिजिट होते हैं, तो आपको सबको पता है भाई, एटीएम पिन के अंदर कितने, 4 डिजिट यहां पे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भैया, डेबिट कार्ड और जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है उसमें कितने अंक होते हैं, वो भी आपको क्या है, यहाँ पे याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो वो आपको क्या है, यहाँ पे याद करने पड़ेंगे भैया, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं है कि है यहाँ पे डेबिट कार्ड और जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर कितनी संख्या होती है, तो वो भी आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी। तो हमारा क्वेश्चन था भाई, एटीएम पिन के अंदर कितनी संख्या होती है, तो 4 संख्या होती है। यहां पे अगर पूछ लेता भाई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है कितने अंकों की संख्या होती है, तो यहां पे कितने, 16 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं बच्चों, 16 अंक होते हैं। ये भी क्या है, आपको ध्यान में रखना है। आधार कार्ड के अंदर 12 अंक होते हैं। आधार कार्ड के अंदर कितने हैं, 12 अंक होते हैं। और पैन कार्ड के अंदर कितने अंक होते हैं बच्चों, 10 अंक होते हैं। पैन कार्ड 10 अंकों की क्या है, एक संख्या है। साथ में ये भी क्या है, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है कि स्विफ्ट कोड के इस्तेमाल से आप विदेश में, कह रहा है स्विफ्ट कोड के इस्तेमाल से आप विदेश में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, क्या ये बात सही है या गलत। आपको पता होगा भाई, इंडिया के अंदर आपको अगर पैसे का लेन देन करना है तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, यूपीआई, या आप आईएमपीएस का इस्तेमाल करते हो, या आप नेफ्ट का यहां पे क्या है, इस्तेमाल करते हो, या आप आरटीजीएस का इस्तेमाल करते हो।
अगर आपको विदेश के अंदर पैसा भेजना है तो विदेश में भेजने की सुविधा है वो स्विफ्ट के द्वारा क्या है, आप विदेश के अंदर पैसा भेज सकते हो। ये बात क्या है, एकदम सही है। और स्विफ्ट की यहाँ पे आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, याद रखनी है स्विफ्ट की कि भैया सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इसकी क्या है, फुल फॉर्म होती है। तो फुल फॉर्म भी आपको क्या है यहां पे ध्यान में जरूर रखनी है भैया। अगला इसने क्वेश्चन पूछा है कि मनरेगा को किस वर्ष यहां पे लॉन्च किया गया, तो सबको पता होना चाहिए भैया मनरेगा को लॉन्च कब किया गया था। भाई भारत के अंदर मनरेगा को किस वर्ष यहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो ये आपको क्या है यहाँ पे याद होना चाहिए सभी को कि भाई मनरेगा क्या होती है। जहां पे देखो इसकी फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना होती है, ठीक है। ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। इसकी फुल फॉर्म भी क्या है सब बच्चों को याद होनी चाहिए यहाँ पे। और इसका कब लॉन्च किया गया था, इसको 2006 के अंदर क्या है इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो साथ में ये भी क्या है आप सभी बच्चों को याद जरूर रखनी भैया कि लॉन्च कब किया गया था और इसकी भैया फुल फॉर्म क्या होती है वो भी क्या है आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो आपको ध्यान में रखना है भाई मनरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। क्या होता है, गारंटी एक्ट होता है। तो ये आपको क्या है इसका ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा है भीम ऐप कितनी भाषाओं को समर्थन करता है। यहाँ पे भीम ऐप के बारे में पूछा है। भीम ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, एनपीसीआई और आरबीआई ने मिलकर क्या है इसको लॉन्च किया था। और साथ में याद रखना है कितनी भाषाओं का ये समर्थन करता है भैया, 10 का करता है या 15 का करता है या 20 का करता है या 25 भाषाओं को क्या है समर्थन करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कितनी भाषाओं को यहाँ पे समर्थन करता है, तो 20 भाषाओं को ये क्या है समर्थन करता है। और साथ में यह भी याद रखना है कि भैया इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म भीम की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, भारत इंटरफेस फॉर मनी होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसकी क्या है फुल फॉर्म होती है। तो फुल फॉर्म भी साथ में क्या है बच्चों आपको जरूर यहां पे क्या है याद रखनी है भाई। आगे चलते हैं। अगला इसने क्वेश्चन पूछा है कि भैया पीजीपी, क्या पूछा है इसने कि पीजीपी, पहले हम क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि भैया पीजीपी एनक्रिप्शन एक डेटा एनक्रिप्शन प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा ट्रांसफर के लिए क्रिप्टोग्राफी गोपनीयता को प्रमाणित करने और प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो भैया क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, ये भैया इस्तेमाल की जाती है बिटकॉइन के अंदर, यानी जो आपका क्रिप्टो करेंसी है वहां पे क्या है इसका इस्तेमाल किया जाता है। भैया क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इसके अंदर इस चेन होता है यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है ये आता है। यानी इसके अंदर बहुत सारी क्या है भाई क्रिप्टो करेंसी के अंदर मैंने कहा बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से क्या है जुड़े रहते हैं, कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसके अंदर क्या है भैया जो पिछले कंप्यूटर का डेटा है वो अगले कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है, इसको कॉपी किया जाता है। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी। तो आपको यहां पे ये ध्यान में रखना है क्रिप्टोग्राफी भैया ये बात क्या है एकदम सही है, ये बात क्या है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो यहां पे 12 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा है रोम चिप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर स्टोर होती है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है सीपीयू के अंदर। तो भैया ध्यान में रखना है रोम है वो सीपीयू के अंदर नहीं लगी रहती है, रैम होगी रोम होगी, ये सीपीयू खुद कहां पे लगा रहता है भाई, मदरबोर्ड के अंदर लगा रहता है। कहां पे लगा रहता है, मदरबोर्ड के अंदर लगा रहता है। तो जितने भी जो कंप्यूटर के जो यहाँ पे मतलब कंपोनेंट होते हैं वो सभी किससे जोड़े जाते हैं, मदरबोर्ड के द्वारा यहाँ पे क्या है जोड़ा जाता है। ध्यान में रखना सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है ना, सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है उसे हम रजिस्टर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड मेमोरी या कैश मेमोरी होती है। ये दोनों कहां पे लगी रहती है, सीपीयू के अंदर लगी रहती है। इतनी बातें आपको क्या है ध्यान में जरूर रखनी है। अगला क्वेश्चन इसने पूछा भाई, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
अगला क्वेश्चन इसने पूछा है कि विंडो में मैक्सिमाइज बटन के तुरंत बाद कौन सा बटन प्रदर्शित होता है। भैया सभी बच्चों को पता है ये मिनिमाइज, क्लोज, रीस्टोर या मैक्सिमाइज होता है। तो आपको भैया कंप्यूटर के सबसे ऊपर स्क्रीन के अंदर, यानी कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है आपकी उस साइड, यानी ये कौन साइड होती है, दाईं ओर, दाईं ओर आपको क्या है यहाँ पे 3 बटन दिखाई देते हैं। कितने बटन? 3। एक तो इस प्रकार से आपको बटन मिलता है, दूसरा आपको इस प्रकार से क्या है एक बटन मिलता है, और एक प्रकार ये आपको क्या है ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। इसने पूछा है यहाँ पे विंडो में मैक्सिमाइज बटन के तुरंत बाद कौन सा बटन प्रदर्शित होता है। तो सबसे पहले होता है यहाँ पे मिनिमाइज बटन, इसे हम क्या कहते हैं, मिनिमाइज। ये हमारा मिनिमाइज बटन है। मिनिमाइज के बटन के बाद में जो यहाँ पे बटन है इसे हम कहते हैं मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज, या इसे हम रीस्टोर बटन भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इसे हम रीस्टोर बटन भी कहते हैं। और इसके बाद में जो बटन होता है उसे हम कहते हैं क्लोज बटन। तो इसने इजी सा क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिमाइज बटन के तुरंत बाद कौन सा बटन होता है। भाई मैक्सिमाइज के बाद में तुरंत बाद बटन होता है उसे हम कहते हैं क्लोज बटन। क्या कहते हैं बच्चों? क्लोज बटन। यानी मिनिमाइज के द्वारा आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है आप उसे मिनिमाइज यानी छोटा कर सकते हो। मैक्सिमाइज का मतलब है उसे अपने वापस उसी साइज के अंदर लेके आ सकते हो, जो उसकी क्या है स्टैंडर्ड साइज होती है उसके अंदर आप क्या है उसको लेके आ सकते हो। और क्लोज के द्वारा आप क्या है उसे या प्रोग्राम को आप बंद कर सकते हो, उस प्रोग्राम को बंद कर सकते हो, उसे हम कहते हैं क्लोज बटन। तो यहां पे सही आंसर होगा भाई बी आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, यहां पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला एकदम बहुत ही क्या है शानदार इसने क्वेश्चन पूछा है कि भैया सेलिंग का यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, आपको एक संख्या दे रखी है 120 और यहाँ पे 11 दे रखा है। सेलिंग और फ्लोर को आपको ध्यान में रखना, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है भाई। फ्लोर क्या होता है और सीलिंग क्या होता है, तो आपको यहां पे ध्यान में रखना है। सीलिंग का, फ्लोर का मतलब होता है आपका फर्श, जो आपके नीचे के जो फर्श होता है ना उसे फ्लोर कहते हैं। सीलिंग का मतलब होता है आपके घर की जो छत होती है उसे हम कहते हैं सीलिंग। ठीक है, फ्लोर का मतलब होता है ये छोटी संख्या देगा यानी नीचे की संख्या देगा। सीलिंग का मतलब है ऊपर यानी बड़ी संख्या देगा। तो मैंने कहा, मान लो एक मैंने यहां पे उदाहरण लिया है, जैसे मैंने कहा 13 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे भैया, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, या इसे हम ऐसे कर लेते हैं भाई 3 से डिवाइड कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 13 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो फ्लोर का मतलब है ऐसी छोटी संख्या देगा, 13 से ऐसी छोटी संख्या आपको प्राप्त होगी जो 3 से क्या हो डिवाइड होती है। सेलिंग का मतलब है 13 से बड़ी संख्या आपको मिलेगी जो क्या है 3 से डिवाइड होती है। तो आपको 3 की टेबल तो पता ही होगी सभी बच्चों को, 3, 9, 12, 12 के बाद में आता है यहाँ पे 15। तो हमें क्या है 13 भैया, 12 और 15 के बीच में 13 नंबर आता है। तो यहाँ पे फ्लोर का मतलब होता है छोटी संख्या मिलेगी, 13 से छोटी संख्या मिलेगी जो किससे डिवाइड होती है, 3 से डिवाइड होती है। जबकि सीलिंग का मतलब है यहाँ पे बड़ी संख्या मिलेगी जो किससे डिवाइड होती है, 3 से डिवाइड होती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा भाई 15 होगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है 120 को हमें क्या है 11 से डिवाइड करना है। तो आपको पता होना चाहिए भैया 120 है वो 11 से डिवाइड नहीं होता है। तो इससे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको पता होगा भैया 11 का स्क्वायर, यानी अगर हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आता है। इसका मतलब 121 है वो किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। तो जो 120 से बड़ी है इसका मतलब हमें सीलिंग मिल रहा है, बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 121 क्या है सही आंसर होगा। देखो 119 तो वैसे ही क्या है कैंसल आउट हो चुका था, क्योंकि हमें क्या है भैया बड़ी संख्या मिल रही। तो इस संख्या को 120 को 11 से हम क्या है डिवाइड करें तो हमें वैसे भी पता है इससे क्या है बड़ी संख्या मिलने वाली है। तो ये ऑप्शन तो देखते हैं हम क्या है कट कर देंगे भैया, छोटी संख्या यहाँ पे नहीं हो सकता। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाता है आपको, यहाँ पे क्या है 118 दे देता है तो 117, तो फिर आपको क्या है डिवाइड करने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको पता है भाई सीलिंग मतलब इस संख्या से बड़ी संख्या मिलने वाली है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन वैसे ही क्या हो जाते हैं कट हो जाते हैं। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत है यहाँ पे नहीं पड़ती, डायरेक्ट आपको क्या है यहाँ पे आंसर मिल जाता। तो इस प्रकार से आपको क्या है अपने दिमाग को खुला रखना है भाई। जब भी आप क्या है एग्जाम देने जाओ दिमाग खुला रख के आपको क्या है वहां पे उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है कौन सा एप्लीकेशन लेयर
प्रोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल क्या होता है बच्चों, एक नियमों का सेट होता है, यानी डेटा को प्राप्त करने या भेजने के लिए क्या है, निर्देशों का एक समूह होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। यानी इंटरनेट पर अगर आपको कोई भी डेटा भेजना है या प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या है, एक निश्चित प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या है, बना हुआ होता है। तो ध्यान में रखना, फटाफट क्वेश्चन हमारे क्या है, टोटल 20 क्वेश्चन है, तो फटाफट क्या है कंप्लीट कर लेते हैं। ये 15 क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा भाई, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो मेल भेजने के काम आता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो क्या भैया डेटा को भेजने के लिए काम आता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, यानी पीडीएफ फाइल होगी, कोई ऑडियो वीडियो फाइल होगी, उसको भेजने के लिए काम ले। जबकि ये क्या है, एक पेमेंट सिस्टम है, इसका मतलब ये प्रोटोकॉल नहीं है। तो यहाँ पे डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे हम क्या है क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन इसने पूछा है ट्रांसमिशन, यानी कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में संचार के लिए संचार शामिल होता है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य कौन सा संचार यहाँ पे शामिल होता है। ड्यूप्लेक्स होता है, या हाफ ड्यूप्लेक्स होता है, या यहाँ पे सिंप्लेक्स होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या होगा बच्चों, सिंप्लेक्स होगा। भैया ये सिंप्लेक्स संचार होता क्या है, यानी इसके अंदर डेटा केवल एक ही तरफ गति करता है। जैसे मैंने कहा, मान लो ये आपका कीबोर्ड है और ये आपका क्या है, कंप्यूटर है। तो आप कोई निर्देश देते हो, वो क्या है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश देते हो। तो इसमें जो डेटा होगा वो कहां पे जाएगा भाई, कीबोर्ड से कहां पे जाएगा, कंप्यूटर के अंदर। तो इसके अंदर कभी भी कंप्यूटर से डेटा कीबोर्ड के अंदर नहीं आएगा। तो यहां पे केवल एक ही तरह का क्या है, संचार होता है। डेटा है वो क्या है, यहां से सेंडर से रिसीवर की ओर क्या है, जाता है। केवल एक ही तरफ से यहां पर संचार होता है, इसलिए हम किसे कहते हैं, सिंप्लेक्स संचार कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स। जबकि डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है, दोनों तरफ संचार, यहाँ पे डेटा का आदान प्रदान होता है। यानी सेंडर से रिसीवर की ओर और रिसीवर से सेंडर की ओर भी यहाँ पे क्या है, डेटा का आदान प्रदान होता रहता है। जैसे आप कहेंगे सर हमें तो उदाहरण दो, एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझ में आता है। मैंने कहा टच स्क्रीन, आपकी टच स्क्रीन ले लो भैया। उसके अंदर क्या है, आप कोई भी चीज को जब टच करते हो, कमांड देते हो, तो वो वहां पे क्या है, डेटा सेंड होता है और वापस आपको उसी स्क्रीन पे दिखाई भी देता है। इसका मतलब आप डेटा का वहां पे क्या, इनपुट और आउटपुट दोनों वहां पे होता है। तो वो क्या होगा, वहां पे डुप्लेक्स होगा। क्या होगा, डुप्लेक्स संचार का माध्यम होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है, पथ है जिस पर कोई संदेश यात्रा करता है। यानी आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पाथ है जहां पे जो संदेश है वो यात्रा करता है। यानी यहाँ पे यात्रा, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। आप सभी बच्चे फटाफट भाई आंसर करो कि अगर आपको कोई भी डेटा भेजना है तो डेटा भेजने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो। तो वो आपको क्या है यहाँ पे बताना है भाई। तो आपको देखो यहाँ पे पता होना चाहिए भाई, पाथ होगा, मीडियम होगा, या प्रोटोकॉल होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो संदेश को भेजने के लिए आपको कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होगी। जैसे मैंने कहा भाई, मान लो आपको ईमेल सेंड करनी है या कोई भी डेटा सेंड करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आप कहेंगे सर मीडियम होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, मीडियम। मीडियम मैंने कहा केबल हो सकती है भैया। केबल क्या है, एक माध्यम है जिसके द्वारा आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्या है, माध्यम होते हैं। तो माध्यम के बिना आप यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं भेज सकते। आप कहेंगे सर वायरलेस के अंदर क्या माध्यम होता है। तो भैया आपको पता होना चाहिए, जो वाईफाई होता है वो वाईफाई क्या बच्चों, वायरलेस है, बिना तार के होता है। तो यहां पे क्या है, रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग प्रकार की यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी का क्या है, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो माध्यम है वो क्या बन गया, रेडियो फ्रीक्वेंसी बन गया। तो ये भी क्या है, साथ में आपको ध्यान में रखना है भाई। ऐसा मत कर देना कि भैया केवल वायर के अंदर ही माध्यम होता है। जो वायरलेस यहाँ पे डेटा सेंड किया जाता है वहां पे कोई भी माध्यम नहीं होता है। बिना माध्यम के आप यहाँ पे कोई भी डेटा सेंड नहीं कर सकते। अगला यहां पे क्या है, अगला है कि निम्नलिखित में से
कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क के शीर्ष पे बनाया जाता है। यानी ये एक प्रकार का ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसको किसी दूसरे कंप्यूटर के शीर्ष पे बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, चीप नेटवर्क या प्राइमरी नेटवर्क कहते हैं या ओवरले नेटवर्क कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए यहां पे सही आंसर क्या होगा, ओवरले नेटवर्क होगा। क्या होगा, ओवरले। जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, वीपीएन नेटवर्क यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसको क्या है, दूसरे नेटवर्क के शीर्ष पे क्या है, बनाया जाता है, इसलिए ये क्या है, एक प्रकार का ओवरले नेटवर्क है। क्या है बच्चों, ओवरले नेटवर्क है। आगे चलते हैं भाई। अगला यहां पे इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, एकदम इजी क्वेश्चन इसने पूछा है, तो फटाफट सभी बच्चे जवाब दे दो भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार है, यानी एक निजी नेटवर्क का विस्तार है, वो कौन सा है। तो आराम से अभी मैंने आपको बताया है, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क या नन ऑफ दीज। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था ओवरले नेटवर्क होता है, वही क्या है, यहाँ पे निजी नेटवर्क की बात कर रहा है। तो निजी नेटवर्क होता है वो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी वीपीएन होता है। ये क्या है, वीपीएन होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। अगला यहाँ पे आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा होगा कि एप्लीकेशन परत पर सूचना के पैकेट को खालिस्तान कहा जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही शानदार है। जो आपकी ओएसआई होती है, जो आपका ओएसआई लेयर है, इसके अंदर आपको पता होगा ओएसआई के अंदर 7 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है बच्चों, 7 लेयर होती है। और इस पे भी मैंने क्या है, पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आपको नहीं पता कि ओएसआई क्या होता है, इसमें कौन कौन सी लेयर होता है, तो यहाँ पे मैंने ओएसआई की जो लेयर है इनको ट्रिक के माध्यम से क्या है वहां पे याद करवा रखा है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप क्या है जाके देख सकते हो, चाहे लाइव सेक्शन के अंदर चले जाना या प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप क्या है उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो भैया। पूरा पूरा वहां पे जाके देख लेना भैया, ट्रिक के माध्यम से क्या है याद भी कर लेना। तो एप्लीकेशन परत पर सूचना के पैकेट को खालिस्तान क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सूचना के पैकेट को हम क्या कहते हैं भैया, यहाँ पे पैकेट कहते हैं या मैसेज कहते हैं या फ्रेम कहते हैं या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, मैसेज कहते हैं। हम क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं। तो ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। इसी के साथ में आज हमारे सभी क्वेश्चन क्या है खत्म हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ये प्रीवियस ईयर के अंदर ट्रिपल-सी के जो एग्जाम है पूछे गए प्रश्नों का क्या है, मैंने यहाँ पे आपको हमने क्या किया था, डिटेल के अंदर क्या है हमने देखा था। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई। मिलते हैं एक और क्लास के अंदर, तब तक बने रहना सभी बच्चे। पिछले वाले जो प्लेलिस्ट के अंदर जाके क्या है पूरा का पूरा आप सिलेबस एकदम फ्री के अंदर क्या है देख सकते हो। और साथ में मेरी बात ध्यान रखो, अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप मॉक टेस्ट भी क्या है दे सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है उस वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट का, जहां से क्या है आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो या आप उस वेबसाइट पे जाके फ्री के अंदर क्या है अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हो भाई।